नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग उस सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या 24,000 है। पहले वर्ष यह जनसंख्या 10% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है एवं तीसरे वर्ष 25% कम हो जाती है। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या निकालनी है। देखिए हमें वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या दिया हुआ है? 24,000 दिया हुआ है। हमें क्या दिया है? 24,000 दिया हुआ है। वर्तमान में जो शहर की जनसंख्या है वो क्या दिया हुआ है? 24,000 दिया हुआ है। पहले साल 10% कमी हुआ, यानी शहर की जनसंख्या कितनी बच गई? 90%। दूसरे साल जो हमारा शेष जनसंख्या बच गया इसका जो है 20% कम हो गया, यानी अब शेष कितना बच गया? 80%। तीसरे साल जो हमारा शेष बच गया उसका कितना कमी हो जा रहा है? 25%, यानी अब कितना बच गया? 75%। अब देखिए हम यहां से इसे काटेंगे, ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे ये हमारा 20 से 4 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो ये 25 से 4 बार में जाएगा, ये 25 से 3 बार में जाएगा। हम यहाँ से 4 से 4 काट सकते हैं। अगर हम इसे काटेंगे 18 से 5 से काटेंगे इसे 90 को, ये 18 बार में जाएगा। यानी हमारा बच क्या गया? हमारा बच गया यहाँ से 240 गुने 18 गुने क्या बच गया? 3 बच गया। 240 गुने 18 गुने 3 बच गया। अब देखिए हम गुना करेंगे, हम इसमें 240 में 3 से गुना कर लेते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 720 गुने 18। अब देखिए हम इसमें 18 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। 18 दूनी 36 के 6 हाथ में 3। 18 सतह कितना होता है? 18 सतह होता है 126। 126 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 129। यानी हमारा क्या निकल के आ गया? 12,960। यानी 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 12,960 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक दुकानदार ने वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा किया किंतु 30% वजन कम तौलता है, उसकी वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? उसका वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए हमने मान लिया कि कोई वस्तु जो है 100 ग्राम की है। हमने मान लिया कि कोई वस्तु जो है 100 ग्राम की है जिसका रेट क्या है? 100 रुपया है। हमने मान लिया कि कोई वस्तु 100 ग्राम की है जिसका रेट क्या है? 100 रुपया है। अब देखिए दुकानदार क्या कर रहा है? दुकानदार जो है 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। यानी 100 का हम 44% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 44। यानी 100 में से हम 44 माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 रुपया क्या है? 56 रुपया जो है एसपी है। 56 रुपया क्या है? उस वस्तु का एसपी है। अब देखिए वह क्या कर रहे हैं दुकानदार की 30% वजन कम तौलता है। 30% वजन कम तौल रहा है, यानी हम 100 ग्राम का अगर 30% माइनस करेंगे, 100 ग्राम का अगर 30% माइनस करेंगे, यानी 100 ग्राम का 30% कितना हो जाएगा? 30 ग्राम। यानी बच कितना गया? 70 ग्राम। यानी 70 ग्राम ग्राहक को वह दुकानदार दे रहा है। देखिए 100 ग्राम का जो रेट है वो कितना है? 100 ग्राम का जो सीपी है वो कितना है? 100 रुपया है। तो 70 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? 70 ग्राम का जो सीपी हो जाएगा 70 रुपया हो जाएगा। अब देखिए उस वस्तु पे दुकानदार का जो सीपी पड़ रहा है, सीपी कितना रुपया लग जा रहा है? सीपी जो हो जा रहा है 70 रुपया, और बेच कितना में रहा है? 56 रुपया में बेच रहे हैं, यानी एसपी कितना हो गया? 56 रुपया। देखिए सीपी जो है 70 रुपया है और एसपी 56 रुपया है, यानी यहाँ उसे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। लेकिन हमें जो है हानि प्रतिशत निकालना है या लाभ प्रतिशत निकालना है कि हमें हानि और लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है। यहाँ हमें क्या हो रहा है? यहाँ जो हमें लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है? 70 रुपये का कोई वस्तु है और 56 रुपये में बिक रहा है, यानी कितना का लॉस हो रहा है? 14 का लॉस हो रहा है। कितना का? 14 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे? 70 पे इंटू 100 करेंगे। अब ये देखिए 14 से 70 कितने बार में जाएगा? 5 बार में।
ये 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा लॉस परसेंट क्या निकल के आ गया, 20%, यानी उस दुकानदार को उस वस्तु पे 20% की हानि होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक साथ काम करे तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। हमें क्या निकालना है कि ए, बी, सी तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो पाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा यहाँ समय क्या दिया हुआ है, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन, यानी हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, यानी हम टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट। टोटल वर्क को हम क्या मान लेंगे, 60 यूनिट। अब देखिए टोटल वर्क जो है हमारा क्या है, 60 यूनिट है। जब इस 60 यूनिट काम को ए और बी साथ में मिलकर कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी, तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। जब इस 60 यूनिट काम को बी और सी मिलकर कर रहे हैं, बी और सी तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का। बी प्लस सी तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का। और जब इस 60 यूनिट काम को सी और ए मिलकर कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का, यानी सी प्लस का ए तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का। अब देखिए ए और बी साथ में मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर पा रहे होंगे, 5 यूनिट, यानी बी, ए और बी का एफिशिएंसी हमारा क्या आ गया, 5 यूनिट। बी प्लस सी 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 4 यूनिट, यानी बी प्लस सी का हमारा एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 4 यूनिट। सी प्लस ए 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 3 यूनिट, यानी सी प्लस ए का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ गया ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 5 यूनिट। बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 4 यूनिट। और सी प्लस ए का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ हमारा 2A, 2B और 2C हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 × A प्लस B प्लस C, और इस साइड हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 5, 4, 9, 9, 3, 12, यानी हमारा यहाँ से A प्लस B प्लस C क्या निकल के आ जाएगा, 6 यूनिट। यानी A प्लस B प्लस C अगर मिल के करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 6 यूनिट काम कर पाएंगे। टोटल हमारा काम कितना है, 60 यूनिट, यानी तीनों अगर मिल के करेंगे, यानी A प्लस B प्लस C, तो हमारा कितना समय लग जाएगा, 60/6, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10 दिन। यानी तीनों मिलके अगर काम को करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नल ए तथा बी जितने समय में किसी टंकी को भरते हैं, ए उसे भरने में 4 मिनट अधिक समय लेता है, इसी तरह बी टंकी को भरने में 9 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए और बी मिलकर उस टंकी को कितना देर में भरेंगे। हमें क्या निकालना है कि ए और बी मिलकर उस टंकी को कितना देर में भरेंगे। देखिए हमने पिछले क्लास में एक कंसेप्ट बताया था, हमने क्या बताया था कि ए और बी, ए प्लस बी मिलके किसी काम को अगर x दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, ए जो है अकेले उस काम को x प्लस ए दिन में कर रहा है, और बी जो है अकेले उस काम को x प्लस बी दिन में कर रहा है, x प्लस बी दिन में कर रहा है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने ये चीज़ बताया था आपको, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √a इंटू बी। ये चीज़ हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, वहाँ हमने पूरे विस्तार से बताया था। चलिए अब देखिए इसी का यूज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं। यहाँ हमें क्या दिया है कि ए और बी मिलके किसी टंकी को जितना देर में भरते हैं, यानी हमने मान लिया कि ए प्लस बी मिलके x मिनट में टंकी भर रहे हैं। ए जो है ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 4 मिनट अधिक समय ले रहा है, यानी ए जो है अकेले भरने में x प्लस का 4 मिनट का समय ले रहा है, x प्लस का 4 मिनट का समय ले रहा है, और b जो है x प्लस का 9 मिनट का समय ले रहा है। हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है a और b मिलके उस टंकी को कितना देर में भरेंगे, यानी हमें इस x का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से x कैसे निकालेंगे,
x इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू 9 हो जाएगा। यानी अगर रूट के अंदर 4 है तो बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। रूट के अंदर अगर 9 है तो बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 6 मिनट। यानी ए और बी मिलके उस टंकी को कितना देर में भर देंगे 6 मिनट में भर देंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। हमें क्या निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। देखिए हम कैलकुलेशन आसानी करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो धन है वो कितना है 4 यूनिट है। हमने मान लिया कि धन जो है 4 यूनिट है। 5 वर्ष में इस 4 का कितना हो जा रहा है 5/4 हो जा रहा है। यानी 4 का 5/4 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी धनराशि जो है 4 से कितना हो गई 5 हो गई। धनराशि 4 से कितना हो गई 5 हो गई। यानी ब्याज कितने का मिला 1 का मिला। कितने पे 4 पे इंटू 100 करेंगे। यानी यहाँ से हमारा टोटल ब्याज क्या निकल के आ गया 25%। यहाँ से हमारा टोटल ब्याज निकल के आ गया 25%। ये 25% का ब्याज जो मिल रहा है कितने साल में मिल रहा है 5 साल में। यानी 5 साल में जो है 25% का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितने का ब्याज मिल जाएगा। साधारण ब्याज के दर से प्रत्येक साल क्या होता है ब्याज समान मिलता है। यानी 5 वर्ष में अगर 25% मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 5%। हमसे क्या पूछ रहा था ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी हमें वार्षिक दर निकालना था जो हमारा क्या निकल के आ गया 5% निकल के आ गया। यानी हमारा आंसर क्या होगा 5% होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है 12,000 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर 2.5 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा। हमें क्या निकालना है 2.5 वर्ष में प्राप्त CI निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपया। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ 12,000 रुपया। हमें रेट दिया हुआ है 10%। हमें टाइम क्या दिया हुआ है 2.5 वर्ष। और हमें निकालना क्या है CI निकालना है। हमें CI निकालना है। देखिए हम क्या करते हैं हम यहाँ 3 साल का सबसे पहले CI निकालते हैं। हम यहाँ 3 साल का CI निकालते हैं, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। देखिए अगर हम 3 साल का यहाँ CI निकालेंगे तो 12,000 रुपये पे 10% के दर से पहले साल हमें कितना ब्याज मिल जाएगा 12,000 पे 10% के दर से हमें कितना ब्याज मिल जाएगा 1,200 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। प्रिंसिपल पे हमें पहले साल कितना ब्याज मिल गया 1,200 रुपये का। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर 1,200 रुपये मिल जाएगा। तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल के ऊपर 1,200 रुपये मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ जो है चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल तो हमें केवल प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा जो पहले साल हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 1,200 का हम 10% निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 120। अब हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 240। अब देखिए बहुतों को लग रहा होगा कि ये 240 हमारा आया कैसे। तीसरे साल क्या होगा हमारा प्रिंसिपल के ऊपर तो मिलेगा ही, प्लस का क्या मिलेगा जो तीसरे साल से पहले हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 1,200 और प्लस 1,200 का यानी 2,400 का हम 10% निकालेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा 240। तो हम यहाँ निकालने से अच्छा हम यहाँ जो टेबल पढ़ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा थोड़ा। देखिए यहाँ 240 हो गया। अब देखिए इस 1,200 पे तो मिल गया, बच क्या गया ये 120 बच गया। यानी इस 120 पे भी हम निकालेंगे 10%। 120 का 10% हमारा क्या हो जाएगा 12 रुपया हो जाएगा। 120 का 10% क्या हो जाएगा 12 रुपया। अब देखिए यहाँ जो है हमें क्या दिया हुआ है 2.5 साल दिया हुआ है। यानी पहले साल पूरा है, दूसरे साल पूरा है, लेकिन तीसरे साल आधा वर्ष ही ब्याज काउंट हो रहा है, आधा वर्ष ही ब्याज काउंट हो रहा है। यानी यहाँ ब्याज क्या मिल जाएगा, यहाँ 1,200 रुपया पूरे साल में मिल रहा है तो 6 महीने में कितना मिल जाएगा 600 रुपया। यहाँ 240 अगर पूरे साल में मिल रहा है तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 120। यहाँ अगर 12 रुपये पूरे साल में मिल रहा है तो आधा साल में क्या मिल जाएगा 6 रुपया। अब हम इसे ऐड कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2.5 वर्ष का CI निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा 2.5 ईयर का जो है CI निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1,200, 1,200 2400 और 600 हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3,000 और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 120 और 120 240 246 यानी 3,246 यानी 3,246 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 3,246 रुपया। यानी टोटल CI 2.5 वर्ष में कितना मिल जाएगा, टोटल जो CI मिल जाएगा 3,246 रुपये मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक परिवार के 12 सदस्यों का औसत भार 55 केजी है। यदि एक नए सदस्य का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है। नए सदस्य का भार ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नए सदस्य के भार निकालना है। देखिए पहले परिवार में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे और औसत भार कितना था, 55 केजी था। औसत भार कितना था, 55 केजी था। अब देखिए एक नए सदस्य को शामिल कर रहे हैं, एक नए सदस्य को शामिल कर रहे हैं और नया सदस्य जो है परिवार में आने के बाद औसत कितना से बढ़ा दे रहा है, 1 से बढ़ा दे रहा है। यानी अब औसत कितना हो गया, 56 केजी हो गया। अब औसत कितना हो गया, 56 केजी हो गया। तो देखिए हमें क्या निकालना था, नए सदस्य का भार निकालना था। देखिए नया सदस्य जो है अपने लिए तो 56 केजी रखा ही, अपने लिए तो 56 केजी रखा ही, प्लस का क्या ला रहा है, यह 12 सदस्य जो पहले से हैं उनके जो है वजन में 1-1 केजी का वृद्धि कर रहा है। यानी अगर 12 लोगों के वजन में 1-1 केजी का वृद्धि करेगा तो कितना वृद्धि करेगा, 12 केजी का, यानी 56 प्लस का 12, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 68 केजी। यानी जो नए सदस्य हैं उनका भार कितना है, 68 केजी है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 68 केजी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है राधा तथा मीरा की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपया है तो राधा की आय कितनी है। हमें क्या निकालना है, राधा की आय निकालना है। हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। देखिए हमें जो है इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2। हमें इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2 राधा और मीरा का, यानी राधा का इनकम है, ये जो है मीरा का इनकम है। इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और हमें खर्च का यानी एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। और दोनों की बचत क्या है, दोनों की बचत जो है 1-1 हज़ार रुपया है। दोनों की बचत क्या है, 1-1 हज़ार रुपया है। हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ भी हम इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। देखिए हम इसमें 3 में 3 से गुना करेंगे, यानी 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 5 × 2, 5 × 2 माइनस का ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें गुना करेंगे 1000 में 5 से, 1000 गुने 5 माइनस का ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 में 3 से गुना करेंगे, 1000 गुने 3। अब देखिए हम यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 3 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हमें यहाँ 10 में 1000 में गुना करेंगे 5 से, ये कितना हो जाएगा 5000। माइनस करेंगे हम 1000 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3000। यानी 5000 में से 3000 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आएगा, 2000 निकल के आएगा, 2000 रुपया। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है 2000 रुपया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, राधा की आय, यानी हमें इस 3 यूनिट का वैल्यू बताना है। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 2000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6000। अगर हमसे मीरा का भी आय पूछता तो मीरा का आय क्या हो जाता, 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाता, 4000 रुपया। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाता, 4000 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा था, राधा की आय, यानी राधा की आय, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 9000 रुपये के कुल लाभ में से महेश को 6000 रुपये मिलते हैं। यदि महेश 20000 रुपया 6 माह के लिए निवेश करता है जबकि राकेश अपनी पूंजी पूरे वर्ष तक निवेश करता है, तो राकेश द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। हमें क्या निकालना है, राकेश की पूंजी निकालना है। देखिए हमें यहाँ टोटल लाभ दिया हुआ है और महेश को लाभ में से कितना मिल रहा है, 6000 रुपया। तो शेष किसे मिल रहा होगा, राकेश को। यानी हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं महेश और राकेश का, महेश और राकेश का। देखिए टोटल लाभ में से महेश को कितना मिल जा रहा है, 6000 रुपये मिल जा रहा है। यानी शेष कितना बच गया, 9000 में से 6000 रुपया महेश को मिल गया, शेष कितना बच जाएगा, 3000। यानी 3000 जो है राकेश को मिलेगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, 2:1। हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:1। देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के
और समय के रेशियो निकाल के अगर हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें महेश का पूंजी पता है, महेश का समय पता है, राकेश का हमें पूंजी निकालना है और राकेश का समय पता है। तो अगर हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो किसके बराबर आएगा, 2:1 के रेशियो के बराबर आएगा। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, महेश का पूंजी कितना है 20,000 है, महेश का पूंजी कितना है 20,000 है 6 महीने के लिए। हमने मान लिया राकेश का पूंजी 100 रुपया है, पूरे वर्ष के लिए लग रहा है यानी 12 महीना के लिए। जो हमारा रेशियो यहाँ से निकल के आएगा किसके बराबर निकल के आएगा, 2:1 के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे काटेंगे, ये हमारा 6 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं, हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे। ये हमारा क्या है 2x में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 20,000। 4x किसके बराबर हो गया 20,000 रुपये के बराबर। यानी x हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 5,000 रुपया, x क्या निकल के आ गया 5,000 रुपया। यानी राकेश का जो पूंजी है वो कितना है 5,000 रुपया। राकेश जो है 5,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए निवेश किया होगा। हमारा आंसर क्या होगा 5,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 27, 35 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा संख्या दिया हुआ है जिससे हम भाग दे रहे हैं और शेष हमारा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो सभी से विभाजित होगी। हम उस एलसीएम में 7 ऐड कर देंगे तो हमारी वह संख्या निकल के आएगी जिसे हम 15, 27, 35 और 12 से भाग देंगे तो हमारा प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम 15, 27, 35, 12 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी नंबर क्या है 35 है। हम सबसे पहले 35 का फैक्टर करते हैं। 35 का फैक्टर करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 5 × 7। उसके बाद बड़ी संख्या कौन है 27, यानी हम 27 का फैक्टर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए 27 हो गया, 35 हो गया, उसके बाद संख्या क्या है 15 है। यहाँ जो है हमारा 5 है और 3 है, यानी 15 यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद संख्या कौन सी है 12 है, यानी हमें अगर 12 चाहिए तो क्या होगा 3 × 2 × 2, यानी यहाँ 3 है, हमें एक 4 चाहिए। अब देखिए हम इसमें गुना कर लेंगे, हमारा जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा एलसीएम जो हो जाएगा अगर हम गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम 5 में 4 से गुना कर लेते हैं 20 हो जाएगा। 20 में हम 27 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 540। 540 में अगर हम 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। 540 0, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 35 2 37, यानी हमारा क्या निकल के आ गया 3780 निकल के आ गया। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया 3780। ये 3780 जो है 15, 27 और 35 और 12 से पूरा तरीका से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे हम भाग दें तो हमारा शेष 7 बचे। 15 से भाग दे तो शेष 7 बचे, 27 से भी भाग दे तो 7 बचे, और 35 से भी भाग दे तो 7 बचे, और 12 से भी भाग दे तो 7 बचे। तो हम अगर इस एलसीएम में यानी 3780 में अगर हम ऐड कर दे 7 तो हमारा वह संख्या निकल के आ जाएगा जिसे हम भाग देंगे 15, 27, 35 और 12 से, तो हमारा 7 शेष बचेगा। यानी हमारा यहाँ से नंबर क्या हो जाएगा 3787। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3787। यानी 3787 में हम 15, 27, 35, 12 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में हमारा शेष 7 बचेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि x एक अंक ऐसा है जो संख्या 5824x 11 से विभाजित हो तो x का मान क्या होगा। यानी हमें जो ये संख्या दिया हुआ है हम इस x के जगह क्या रखें कि ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाए, हमें उस x का मान निकालना है। देखिए हमें संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया हुआ है 5824x। अब देखिए 11 से विभाजित होने का हमारा 2 नियम होता है, या तो हम इस इकाई स्थान के लेके और एक अंक छोड़ के उसके बाद फिर एक अंक छोड़ के हम इसे ऐड करें और जो हमारा शेष अंक बच जाए हम उसे आपस में ऐड करें। वो हमारा डिफरेंस या तो 11 निकल के आ जाए या डिफरेंस हमारा 0 निकल के आ जाए, तो संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। एक और हमारा कंसेप्ट होता है 11 से विभाजित होने का। हम क्या करेंगे,
हम जो है इकाई के तरफ से जोड़ा बनाएंगे, हम इकाई के तरफ से जोड़ा बनाएंगे, इकाई के तरफ से जोड़ा बनाएंगे। जो हमारा जोड़ा नहीं बनेगा उसके आगे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए हम सब में 11 से भाग देंगे, हम सब में 11 से भाग देंगे। अब देखिए हम 0,5 में अगर 11 से भाग देंगे, 0,5 में अगर 11 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बच जाएगा, हमारा यहाँ शेष बच जाएगा प्लस का 5, शेष क्या बच जाएगा प्लस का 5। अगर हम यहाँ 82 में अगर 11 से भाग देंगे तो यहाँ हमारा शेष क्या बच जाएगा, यहाँ भी हमारा बच जाएगा प्लस के 5, यहाँ भी शेष क्या बच जाएगा प्लस के 5। अब देखिए हम इस x के जगह क्या रखें, हम इस प्लस के 5 और प्लस के 5 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10। यानी हमें एक और चाहिए, अगर एक संख्या और रहता तो ये हमारा जो शेष बच रहा है ये 11 से विभाजित हो जाता। तो हम इस x के जगह क्या रखें, हम इस x के जगह क्या रखें कि हमारा शेष 1 आ जाए, हमारा शेष जो है 1 आ जाए। यानी अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो हमारा यहाँ शेष ज़्यादा आ जाएगा, 3 रखते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, अगर हम 4 रखते हैं तो ये संख्या हमारा पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यहाँ से ये 44 हमारा विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या रखें कि हमारा शेष 1 निकल के आ जाए। तो अगर हम इस x के जगह 5 रख लेंगे, अगर हम इस x के जगह 5 रख लेंगे तो हमारा शेष क्या निकल के आ जाएगा, +1 निकल के आ जाएगा। और ये हमारा 5 + 5 और +1 ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी अगर हम इस x के जगह 5 रख लेते हैं तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया x = 5। आंसर क्या निकल के आ गया, x = 5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर है। 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई क्या है। हमें क्या निकालना है, 72 मीटर भुजा पे डाले गए शीर्षलंब की लंबाई निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा है, समकोण है, समद्विबाहु है, कैसा त्रिभुज है, हमें नहीं दिया हुआ है। तो देखिए हम सोच सकते हैं कि शायद ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो। तो हमें जो भुजा की लंबाई दिया हुआ है हम इसे ट्रिपलेट में सेट करने का कोशिश करते हैं। देखिए हमें भुजा की जो लंबाई दिया हुआ है, हमें भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ है, 30 मीटर, 30 मीटर, 72 मीटर और क्या दिया हुआ है, 78 मीटर। हम एक बार क्या करते हैं, सभी में 6 से भाग दे देते हैं, सभी में 6 से भाग दे देते हैं। अगर सभी में हम 6 से भाग देंगे तो ये 6 × 25 30 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 5, यहाँ से क्या होगा, 12 × 6 = 72, यानी 12, 13 × 6 = 78। अब देखिए 5 × 12 = 13 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 5 × 12 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 5 × 12 = 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। देखिए किसी भी ट्रिपलेट में अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमारी संख्या निकल के आती है वो भी हमारी संख्या क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। यानी अगर 5 × 12 = 13 ट्रिपलेट है, अगर 5 में गुणा करने से 30 आ रहा है, 12 में गुणा करने से 72 आ रहा है और 13 में गुणा करने से 6 से 78 आ रहा है, तो हमारी ये जो निकल के आएगी संख्या 30, 72 और 78, ये भी क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। ये भी क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। ये भी जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। अब देखिए हमें पता चल गया कि ये जो हमारी त्रिभुज की भुजा दी गई है जिसकी लंबाई हमें क्या दिया हुआ है, 30, 72 और 78, ये हमारी क्या है, ट्रिपलेट है। यानी त्रिभुज हमारी कौन सी होगी, समकोण त्रिभुज होगी। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 78 मीटर। कर्ण क्या हो जाएगा, 78 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब, यानी हमारा आधार क्या होगा, 72 मीटर। 72 मीटर लंबाई पे डाली गई भुजा का हमें लंब निकालना है। यानी आधार हमारा क्या हो जाएगा, 72 मीटर। तो यहाँ से हमारा लंब की लंबाई क्या निकल के आ जाएगा, हमारा लंब की लंबाई निकल के आ जाएगा 30 मीटर। लंब की लंबाई क्या निकल के आ जाएगा, 30 मीटर। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 30 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 30 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किलोमीटर पर घंटा से घटाकर 62 किलोमीटर पर घंटा कर ले तो गंतव्य पर 1 घंटा देरी से पहुंचती है, तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। देखिए 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी जाती तब भी उतना ही दूरी जाती, और 62 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है तब भी उतना ही दूर जा रही है। यानी डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस बराबर है। अगर हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। देखिए हमारा डिस्टेंस क्या है, हमारा जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हमें स्पीड पता है, हम यहाँ स्पीड का रेशियो निकालेंगे, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए स्पीड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा कि उसका पहले जो स्पीड था 70 किलोमीटर पर घंटा और अब घटा के कितना कर ले रहा है, 62 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 35 बटा ये क्या हो जाएगा 31। यानी अगर स्पीड का रेशियो 35:31 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 31:35 हो जाएगा। यानी 70 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाती ट्रेन, तो उस दूरी को तय करने में अगर 31 यूनिट का समय लगता तो 62 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही तो कितना समय लगेगा, 35 यूनिट का समय लगेगा। यानी यहाँ ज़्यादा कितना लग रहा है, 4 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ ज़्यादा कितना लग रहा है, 4 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। यानी इस 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 घंटा है। तो हम यहाँ से दोनों का अलग अलग समय निकाल सकते हैं। हम किसी एक का समय निकाल के उसके स्पीड से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से अगर 4 यूनिट 1 घंटे के बराबर है तो हम यहाँ से 35 यूनिट निकाल सकते हैं। अगर हम 35 यूनिट निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर 35 यूनिट निकालेंगे या हम कोई भी निकाल लेते हैं, हम यहाँ 31 यूनिट निकाल लेते हैं। हम 31 यूनिट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/4 घंटा। ये हमारा हो जाएगा 31/4 घंटा। 4 यूनिट किसके बराबर है, 1 घंटा के बराबर है, तो 31 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 31/4 घंटे के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें समय पता चल गया, हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था, हमें जो है दूरी चाहिए था। तो हम दूरी कैसे निकालेंगे, हमने कौन सा समय निकाला, ये 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाने पे 31 यूनिट का जो समय लग रहा था, हमने वो समय निकाला। तो हम 70 वाले स्पीड के साथ इस समय से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। यानी हमारा दूरी हो जाएगा 70 गुने 31/4, 70 गुने 31/4। अब देखिए हम 70 से 31 में गुना करेंगे, 70 से हम 31 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70, ये हमारा क्या हो जाएगा 21/4, यानी 2170/4 किलोमीटर हमारा निकल के आ गया। अब देखिए अगर हम इसे 4 से काटेंगे, ये हमारा कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हार्सिल 1 बच जाएगा यानी 17, ये 4 बार में जाएगा। उसके बाद हमारा हार्सिल 1 बच जाएगा यानी 10, 2 बार में जाएगा। हार्सिल 2 बच जाएगा, पॉइंट जाएगा 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 542.5 किलोमीटर। ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी हमारा क्या निकल के आ गया, 542.5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव 3 घंटा में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाकर वापस आरंभिक बिंदु पर आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में जाकर वापस आने का हमें टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम हमें क्या दिया हुआ है, 3 घंटा। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर। हमें जो है धारा का स्पीड दिया हुआ है, यानी हमें y क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना, शांत जल में नाव की चाल, यानी हमें x इक्वल टू निकालना है। देखिए हमने एक कंसेप्ट बताया था, d इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। हमने क्या बताया था, d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। अब देखिए यहाँ d क्या है, d हमारा दूरी है, t क्या है, हमारा टोटल टाइम है, x क्या है, नाव की स्पीड है, y क्या है, धारा की स्पीड है। यानी हमें अगर कोई 3 चीज़ दे के एक चीज़ पूछेगा तो हम इस इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, y हमें दिया हुआ है, हमसे x पूछ रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से y निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पुट करते हैं, हमारा d क्या है, 12 किलोमीटर इक्वल टू t क्या है, 3 घंटा। हमें x निकालना है, y हमारा क्या है, 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ से हम क्रॉस गुना कर लेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा 24x, ये हमारा क्या हो जाएगा 24x इक्वल टू, हम इसमें अंदर गुना कर लेंगे, अंदर गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x² माइनस ये क्या हो जाएगा 27, 3x² माइनस 27। अब देखिए हम इसे उस साइड लेके जाते हैं, ये 24x को हम उस साइड लेके जाते हैं, यानी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² माइनस का, हमारा हो जाएगा माइनस का 24x माइनस 27, हमारा क्या हो जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के, द्विघात समीकरण लगा के हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, या हमें ऑप्शन दिया होता तो हम यहाँ ऑप्शन रख के हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमें यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम 27 में 3 से गुना करेंगे क्या होगा 81, यानी इस 24 को हम तोड़ेंगे, 24 को अगर हम तोड़ेंगे माइनस का 27x प्लस का 3x कर सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख लेंगे इसे 3x² प्लस का 3x माइनस का 27x माइनस 27 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 3x, कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा x प्लस 1, यहाँ से हम माइनस 27 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 3x प्लस का 27 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमारा x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आएगा -1, x बराबर -1, और एक हमारा निकल के आएगा x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये जो है हमारा -27 है, 3x माइनस 27, यहाँ से एक हमारा निकल के आ जाएगा x का वैल्यू -1, और एक क्या निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 9 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ से एक आ जाएगा -1 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए नाव का जो स्पीड है माइनस में तो हमारा नहीं होगा, यानी -1 तो नहीं हो सकता है, यानी x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा छोटा सा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोर्ड मास में हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, उसके बाद मेजले ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास में हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक बार दिया हुआ है, हमें यहाँ एक बार दिया हुआ है, इस बार को हम बोलते हैं वेनिकुलम बार। अगर हमें वेनिकुलम बार दिया होगा तो हम सबसे पहले इसी का काम करेंगे, सबसे पहले हम इसी का काम करेंगे। अब देखिए हमारा ये क्या है, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। यहाँ प्लस के 1/2 से हमारा माइनस का 1/2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये अंदर हमारा क्या बच गया, ये हमारा अंदर बच गया केवल 1/2, ये हमारा 1/2 बच गया। अब देखिए ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, प्लस के 1/2 से माइनस का 1/2 कट जाएगा हमारा, प्लस के 1/2 से माइनस का 1/2 हमारा कट जाएगा। अब देखिए हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया 1/2 माइनस 1/2। अब हमारा प्लस के 1/2 से माइनस का 1/2 कट जाएगा, यानी हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।